नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रेवंत रेड्डी सरकार को सिविक चुनावों में पड़ी बढ़त, कांग्रेस का शहरी इलाकों में दमदार प्रदर्शन, बीआरएस लड़खड़ाई, बीजेपी पूरी तरह हारी। तेलंगाना में हुए सिविक बॉडी चुनावों में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार को बड़ा राजनीतिक बढ़ावा मिला है। 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। मतगणना के दौरान कांग्रेस 70 नगर पालिकाओं और 4 नगर निगमों में आगे रही, जबकि विपक्षी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस 15 नगर पालिकाओं और भाजपा सिर्फ 1 में आगे दिखी। करीब 30 नगर पालिकाओं में त्रिशंकु नतीजे आए हैं, जहां कांग्रेस और बीआरएस निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं। निगमों की बात करें तो मंचेरियल, रामागुंडम, नलगोंडा और महबूब नगर में कांग्रेस आगे रही, जबकि बीआरएस किसी भी निगम में बढ़त नहीं बना सकी। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 2866 वार्डों में से कांग्रेस ने 1499, बीआरएस ने 765 और बीजेपी ने 285 सीटें जीती। एआईएमआईएम को 58 और सीपीआईएम को 13 सीटें मिली। इन नतीजों को रेवंत रेड्डी सरकार के कामकाज और शहरी इलाकों में कांग्रेस की पकड़ के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि बीआरएस और बीजेपी के लिए यह झटका माना जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट फंड का 85% से ज्यादा बीजेपी को। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की नई रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 और 25 में इलेक्टोरल ट्रस्टों को कुल 3,826.34 करोड़ का चंदा मिला और लगभग पूरा अमाउंट राजनीतिक दलों को बांट दिया गया। इस फंड का सबसे बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ बीजेपी को, जिसे 3,157.65 करोड़ यानी कुल फंड का 82.52% प्राप्त हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 298.78 करोड़ और टीएमसी को 102 करोड़ रुपए मिले। एडीआर ने बताया कि 20 रजिस्टर्ड इलेक्टोरल ट्रस्टों में से सिर्फ 10 ने डोनेशन मिलने की जानकारी दी, जबकि 5 ट्रस्टों की रिपोर्ट तय समय के बाद भी उपलब्ध नहीं थी। राज्यवार योगदान में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। तमिलनाडु में विजय की रैली में एक आदमी की मौत, एआईएडीएमके का तंज, कॉफिन साथ ले जाना चाहिए। सलेम में तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली में हीट स्ट्रोक से एक व्यक्ति की मौत के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। घटना के कुछ घंटों बाद एआईएडीएमके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विजय का मजाक उड़ाया। पार्टी प्रवक्ता कोवई सत्यन ने घाना के मशहूर कॉफिन डांस करने वाले डांसर्स का वीडियो साझा करते हुए तंज कसा कि भविष्य में टीवीके की रैलियों में जाने वालों को अपना कॉफिन यानी ताबूत साथ ले जाना चाहिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौत का मुख्य कारण डिहाइड्रेशन से हुआ हीट स्ट्रोक था। हालांकि पीड़ित को पहले से दिल की बीमारी भी थी। टीवी के नेता निर्मल कुमार ने मृतक की पहचान सूरज के रूप में की और बताया कि उसे तुरंत फर्स्ट एड देकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आयोजकों ने 5,000 की तय क्षमता के बावजूद 7,000 से अधिक लोगों को प्रवेश दिया था। यह घटना पिछले साल करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ की भी याद दिलाती है। दूसरों से पैसे लो लेकिन वोट हमारी पार्टी को दो, टीवी के नेता विजय बोले आगामी चुनाव के लिए किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होंगे। एक्टर से नेता बने विजय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के सेलम के सील नायकेन पट्टी में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई विरोधी वोट के बदले पैसे दे तो पैसे लेने से मना ना करें, लेकिन वोट उनकी पार्टी यानी टीवीके के चुनाव चिन्ह व्हीसल को ही दें। विजय ने दावा किया कि कैश फॉर वोट की राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। तमिल में बोलते हुए उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके और मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि वह उन लोगों में से नहीं है जो साथियों पर डिपेंड रहते हैं। डीएमके और एआईएडीएमके दूसरी नेशनल पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों के भी साथ हैं। अलायंस पर आगे बात करते हुए विजय ने यह भी दावा किया कि सहयोगियों के साथ पावर शेयर करने का उनका हालिया ऑफर तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल पंप साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह पावर शेयरिंग दूसरे अलायंस के अंदर एक मुद्दा बन गया है, जिससे टीएमके बॉस और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन घबरा गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ पावर शेयर करने से इनकार कर दिया। विजय ने टीवीके को 100% शुद्ध ताकत बताया और कहा कि उनकी पार्टी लोगों की उम्मीदों के लिए सरकार बनाएगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता अमित मालविया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महुआ मोइत्रा का कहना है कि अमित मालविया ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में पश्चिम बंगाल पुलिस के कोर्ट वारंट को तामील कराने में दखल दिया, जिससे एक आरोपी पुलिस कार्रवाई से बचकर फरार हो गया।
आरोपी पर महुआ मोइत्रा से जुड़े फर्जी चैट स्क्रीनशॉट फैलाने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की पुलिस के मुताबिक उनकी टीम नोएडा के सेक्टर 110 में आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर कार्रवाई करने गई थी, लेकिन राजनीतिक दखल के बाद कानूनी प्रक्रिया में रुकावट आई और आरोपी भागने में कामयाब हो गया। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर वीडियो साझा कर दावा किया कि आरोपी ने अमित मालविया को फोन किया और नोएडा पुलिस पर दबाव डाला गया। वहीं केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून के मुताबिक काम करती है और बंगाल पुलिस की तरह पक्षपाती नहीं है। राहुल गांधी की किसान यूनियनों के नेताओं से मुलाकात। भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ आंदोलन शुरू करने पर हुई चर्चा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 13 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में देश भर के किसान यूनियन नेताओं से मुलाकात कर भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर चर्चा की। इस बैठक में किसान नेताओं ने मक्का, कपास, सोयाबीन, फल और नट्स जैसी फसलों के बढ़ते कृषि आयात से किसानों और खेत मजदूरों की रोजी रोटी पर पड़ने वाले असर को लेकर गहरी चिंता जताई। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि यह डील कृषि आयात का रास्ता खोलती है और आगे और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। बैठक में इस समझौते के विरोध और किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक देशव्यापी आंदोलन की जरूरत पर सहमति बनी, जिसमें गांधी ने अपना मजबूत समर्थन दोहराया। यह बैठक उस बयान के एक दिन बाद हुई जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खिलाफ केस या प्रिविलेज मोशन लाया जाए, फिर भी वह किसानों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी ट्रेड डील जो किसानों की आजीविका या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्यसभा से भाषण हटाकर तपाई जा रही विपक्ष की आवाज। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, धन्यवाद, प्रस्ताव वाला हटाया गया भाषण बहाल हो। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में विपक्ष की आवाज तपाने का गंभीर आरोप लगाया है। खड़गे का कहना है कि 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दिए गए उनके भाषण के बड़े हिस्से को बिना कोई ठोस कारण बताए राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत सांसदों को मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। खड़गे ने कहा कि उनके भाषण में नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की तथ्यों के आधार पर आलोचना की गई थी और उसमें कोई असंसदीय या अपमानजनक शब्द नहीं थे। खड़गे ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे हटाए गए हिस्सों को बिना रिकॉर्ड किए गए रूप में जनता के सामने रखने को मजबूर होंगे। इस पर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वे मामले पर विचार करेंगे, लेकिन हटाए गए अंशों को बहाल नहीं किया जा सकता। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खड़गे के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि नियम 261 के तहत सभापति को असंसदीय शब्द हटाने का अधिकार है। बीएनपी की बड़ी जीत, 20 साल बाद सत्ता में वापसी। बीएनपी ने दिए भारत से बेहतर रिश्तों के संकेत। जीतने के बाद बीएनपी ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई। बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए करीब 20 साल बाद सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने 299 में से 200 से अधिक सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया। बीएनपी नेता तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं। उनकी जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, जबकि बीएनपी ने भी भारत के प्रति सकारात्मक रुख दिखाते हुए रिश्ते मजबूत करने की इच्छा जताई। बीएनपी का अतीत भारत के प्रति आलोचनात्मक रहा है और खालिदा जिया के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि हाल के समय में बीएनपी ने अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए। तारिक रहमान ने कहा कि वे बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर चलेंगे, लेकिन भारत के साथ सम्मान और बराबरी के आधार पर अच्छे संबंध चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि जमाते इस्लामी की तुलना में बीएनपी भारत के लिए अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प है। हालांकि शेख हसीना के प्रत्यर्पण, सीमा विवाद और पानी बंटवारे जैसे मुद्दे दोनों देशों के रिश्तों के लिए चुनौती बने रह सकते हैं। आम चुनावों में बड़ी जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग एक बार फिर दोहराई है। शुक्रवार को बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि पार्टी औपचारिक रूप से भारत से शेख हसीना को ट्रायल के लिए बांग्लादेश भेजने का आग्रह करेगी। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री इस मामले को पहले ही आगे बढ़ा चुके हैं और बीएनपी इसका समर्थन करती है।
बीएनपी नेता ने कहा कि बांग्लादेश भारत सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य, दोस्ताना और बराबरी पर आधारित रिश्ते चाहता है। यह बयान हसीना के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उन्होंने 12 फरवरी को हुए चुनावों को दिखावा बताया था। गौरतलब है कि शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद से नई दिल्ली में रह रही हैं और नवंबर 2025 में बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। बंगाल में अनमैप्ड वोटर्स को जोड़ने की कथित फॉर्म पर नया विवाद, चुनाव आयोग ने जिला अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि सुनवाई पूरी होने से कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना के कुछ इलाकों में बिना इजाजत वाले फॉर्म बांटे जा रहे हैं ताकि जरूरी दस्तावेज जमा न करने वाले अनमैप्ड वोटर्स को लिस्ट में शामिल किया जा सके। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर चुनाव आयोग ने जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने साफ किया कि आयोग ने ऐसा कोई फॉर्म जारी नहीं किया। एसआईआर के तहत सुनवाई शनिवार 14 फरवरी 2026 को खत्म होनी है, जिसके बाद नई अर्जियां नहीं ली जाएंगी। बूथ लेवल अधिकारियों का दावा है कि कथित फॉर्म में बिना किसी दस्तावेज के सिर्फ 5 वैध वोटर्स के सर्टिफिकेशन पर नाम जोड़ने की बात है। राज्य में ऐसे अनमैप्ड वोटर्स की संख्या करीब 32 लाख बताई जा रही है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एप्स्टीन फाइल्स पर कांग्रेस के सवाल, मोदी, हरदीप पुरी और एप्स्टीन का क्या रिश्ता है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को एप्स्टीन फाइल्स को लेकर नया खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर 2014 को लिंक्डइन सोशल मीडिया साइट के सह संस्थापक रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था, जबकि डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ था। इसका मतलब यह है कि हरदीप पुरी ने भारत के नागरिकों से पहले ही एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया की जानकारी दे दी थी। खेड़ा ने कहा कि हम सोच रहे थे कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा था, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका में बैठा एक दलाल चला रहा था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हरदीप पुरी कह रहे हैं कि मैं तो एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। अब सवाल है कि हरदीप पुरी को यह जानकारी कहां से मिली? उस समय तक तो वो सरकार का हिस्सा नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि आप हरदीप पुरी के माध्यम से देश की जानकारी किसे और क्यों दिलवा रहे थे? आखिर मोदी जी, हरदीप पुरी और एप्स्टीन का क्या रिश्ता है? मंत्री पुरी के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, विपक्ष ने की नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग। संसद परिसर में शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में पुरी का कथित नाम आने के बाद किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का नाम फाइलों में आने के बावजूद उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पुरी से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। प्रियंका ने कहा कि मेरी राय में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एप्स्टीन के खिलाफ यौन शोषण के आरोप सार्वजनिक होने के बाद भी पुरी ने उनसे ईमेल के जरिए संवाद किया था। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा 30 जनवरी को जारी दस्तावेजों की नई खेप में 2014-15 के दौरान पुरी और एप्स्टीन के बीच ईमेल आदान प्रदान का खुलासा हुआ है। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एप्स्टीन से उनकी 3 से 4 मुलाकातें पूरी तरह पेशेवर थी और उनका यौन शोषण के मामलों से कोई संबंध नहीं है। इस मुद्दे पर संसद में भारी हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सरकार आरोपों को निराधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे गंभीर नैतिक और राजनीतिक मामला बताते हुए लगातार जवाब और कार्रवाई की मांग कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।